हमारी गवर्नमेंट हमसे कई सारे वादे करती है। और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लेकिन उनमें से कितने वादे पूरे हो पाते हैं और कितने अधूरे रह जाते हैं, इसका हिसाब किताब रखना आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहाँ कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? लेकिन जब हम अपनी सरकार को चुन रहे होते तो उसके साथ साथ हम एक और सरकार को चुन रहे होते जिसको हम कहते हैं अपोजिशन। ऑपोजिशन का जो पोस्ट है, जो पद है, वो काफी गरिमा वाला पद है। चाहे उसकी ताकत सिर्फ 40% ही क्यों ना हो, लेकिन उसका काम होता है गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना, पब्लिक की आवाज को पार्लियामेंट तक लेके जाना, सरकार की गलतियों को एक्सपोज करना और ये इंश्योर करना कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उसको पूरा भी करे। जब भी सरकार पार्लियामेंट में कोई बिल लेके आती है तो उसको पास करने के लिए सरकार और अपोजिशन दोनों की सहमति जरूरी होती है। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अगर अपोजिशन ना होती तो सरकार अपने मनमानी से बिल लेके आती और उसको आसानी से पास करवा देती, जिससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाती। अपोजिशन के एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि किसानों के लिए जो बिल लाया गया था उसके खिलाफ आवाज उठाना और जीएसटी के खिलाफ भी आवाज उठाना, इनकम टैक्स को 5 लाख से 12 लाख तक लेके जाना, ये भी अपोजिशन ने ही करवाया। A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. लेकिन अपोजिशन पार्टी आखिर शुरू हुई कैसे? अगर किसी देश में अपोजिशन पार्टी ना हो तो उस देश में जो भी सरकार चल रही है वो अपनी तानाशाही दिखा सकती है। लेकिन अपोजिशन पार्टी आखिर शुरू हुई कैसे? सबसे पहले अपोजिशन पार्टी कौन सी थी और कौन थी? देश तभी मजबूत होता है जब वहाँ की अपोजिशन पार्टी मजबूत होती है। और क्या आज राहुल गांधी अपोजिशन का एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर सांसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना हो तो इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र की मजबूती में और इसके संतुलन में पड़ता है। लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता है, बल्कि विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है। विपक्ष का जो काम होता है वो सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि उसकी नीतियों में सवाल उठाना होता है, उनकी गलतियों को उजागर करना होता है और जनता की आवाज को उस सत्ता तक पहुँचाना होता है। लेकिन जब संसद के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता है तो इससे सरकार की नीतियों पर निगरानी करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि सरकार है जो वो अपनी मनमानी कर सकती है और बिलों को पास करवा सकती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको हम एलओपी भी कहते हैं, इसकी अहमियत इसलिए भी होती है क्योंकि सरकार की कई सारी ऐसी कमेटियां होती है जिसमें इसका होना जरूरी होता है, जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर, लोकपाल और चुनाव आयोग। इसमें अपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है और अगर ऐसा ना हो तो इस समितियों में सिर्फ सरकार का पक्ष ही भारी पड़ता है, जिससे सरकार के फैसलों पर कई सवाल उठ जाते हैं। इतिहास गवाह है कि 1975 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2024 तक हमें साफ दिख चुका है जब विपक्ष कमजोर होता है या बिखरा हुआ होता है तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं न कहीं असंतुलित होता है। इसके अलावा एलओपी जनता की आवाज और उसके गुस्से को सांसद तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम होता है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर ये पद खाली हो तो जनता को लगता है कि उनकी आवाज को सही से नहीं सुना जा रहा है। इससे होता क्या है कि लोकतंत्र में जो सत्ता और विपक्ष का संतुलन होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। देखो सीधी सी बात है, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना हो तो संसद एक तरफ से अधूरी लगती है। लोकतंत्र का ढांचा तभी मजबूत होता है जब सरकार पे निगरानी करने वाला कोई न कोई अपोजिशन में होना चाहिए। साल 2024 भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय के बाद इतनी सीट हासिल करी, जिसके बाद राहुल गांधी को आधिकारिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया। इन्फॉर्मिंग द डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ राहुल गांधी एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे विपक्ष की जीत थी और साथ ही हमारे देश की भी जीत थी।
क्योंकि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद विपक्ष की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं बुलंद होती हुई नजर आई। अब सरकार को उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है और इसका जवाब सरकार को पूरे देश को देना पड़ रहा है। इससे पहले जो विपक्ष था वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। इनका एक लीडर नहीं था जो कि अपनी बात को आगे रख सके। राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद विपक्ष को एक चेहरा मिला। अब सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है सरकार से। इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। अपोजिशन बनने के बाद हो के रहा है कि लोगों की आवाज अब संसद तक जा रही है। आपने 2014 से लेकर 2024 तक ये चीज नोटिस करी होगी कि सरकार कोई भी बिल लेके आती थी वो आसानी से पास हो जाता था। व्यवस्था को हमने विकसित किया है। यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं, ये हम सबकी साझी विरासत है। और उसका कारण था कि अपोजिशन लीडर का ना होना। और जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं तो आपने ये भी नोटिस करा होगा कि सरकार ने जीएसटी की जो दरें हैं वो तुरंत गिरा दी और साथ ही मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स 5 लाख में भर रहा था उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया। और किसानों के लिए भी जो बिल लेके आया जा रहा था उसके लिए भी विपक्ष ने आवाज उठाई थी। और यही कारण है कि संसद के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं बैलेंस रहे। एलओपी की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर हुई। साल 1860 में वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें यह था कि कोई ना कोई विपक्ष में ऐसा होना चाहिए जो कि सरकार पे नजर रखे कि वो आखिर कर क्या रही है। और ये जो नेता होता है ये आधिकारिक तौर पे बनाया जाता है और यही परंपरा धीरे धीरे चलकर हमारे भारत में भी आ गई। भारत में ये पद 1977 के बाद ऑफिशियली तौर पर इसको मान्यता दे दी। 1975 की इमरजेंसी ने ये बता दिया था जब विपक्ष कमजोर होता है तो भारत के लोकतंत्र में खतरा मंडरा रहा होता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और यही हाल हमारे देश में 2014 से लेकर 2024 में भी हुआ। दरअसल होता क्या है कि अपोजिशन बनने के लिए किसी दल के पास 10% की सीट होनी जरूरी है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी देश के अंदर 100 सीटें लोकसभा में तो उसमें से 10 सीटें विपक्ष की होनी जरूरी है। और ऐसे ही राज्यसभा में भी 10% की सीट होनी जरूरी है ताकि वो अपोजिशन लीडर बन सके। और यही 10% सीट की कमी की वजह से 2014 से लेकर 2024 तक हमारे पास कोई भी अपोजिशन लीडर था ही नहीं। फिर आया 2024 जब कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय के बाद इतनी सीट हासिल कर ली कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके। संसद के अंदर अब विपक्ष की आवाज भी गूंजने लगी है। विपक्ष भी सवाल पूछने लगा है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं से वापस से मजबूत हुआ है जिसकी हमें 10 सालों से कमी महसूस हो रही थी। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद 1952 में जब चुनाव किए गए तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे बहुमत से जीत हासिल करी। उस टाइम पर जो विपक्ष होता था वो सिर्फ नाम का होता था, उसकी इतनी पावर नहीं होती थी कि विपक्ष उसकी आवाज सुन सके, उसके सवालों का जवाब दे सके। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा, जनता सड़कों पे आने लगी और उसके बाद महसूस हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर एक विपक्ष का लीडर होना जरूरी है। उस दौर में विपक्ष की जो आवाज है उसको दबा दिया गया, लेकिन यही घटना एक टर्निंग पॉइंट बनी। इसके बाद लोगों ने ये अपील करना शुरू कर दिया कि संसद के अंदर एक अपोजिशन लीडर होना चाहिए जिसको आधिकारिक तौर पर उसको पद दिया जाए ताकि सत्ता कभी भी विपक्ष की आवाजों को दबा ना सके। इमरजेंसी के बाद 1977 में पहली बार जनता पार्टी सत्ता में आई और पहली बार लोकसभा में अपोजिशन लीडर को एक ऑफिशियली स्टेटस दे दिया गया और नियम बनाया गया कि जिस पार्टी के पास कम से कम 10% की सीटें होगी उसको ही अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। यही वो पल था जब पहली बार लोकतंत्र को बैलेंस करने के लिए इस पद को बनाया गया। अब सोचिए कि जो कल तक प्रधानमंत्री था वो अगले दिन ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गया। इंडिया is an old country. राजीव गांधी जो कल तक सत्ता में थे वही विपक्ष की सीट में बैठकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और यही चीज लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार बदलती रहेगी लेकिन जो लोकतंत्र है वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर कहा था, और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और यही लाइन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को बयां करती है।
सन 2000 से लेकर 2014 तक इस दौर में LK आडवाणी और सुषमा स्वराज विपक्ष की कुर्सी में बैठे थे और उस टाइम पर सुषमा स्वराज ने कहा था कि अपोजिशन का काम सिर्फ चिल्लाना नहीं है बल्कि सरकार को सही रास्ता दिखाना है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। 2014 में बीजेपी को फुल मेजोरिटी और कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलती है, जिसके बाद जो 10% का रूल है वो फॉलो नहीं हो पाता है और इसके बाद जो विपक्ष की कुर्सी होती है वो खाली हो जाती है और ऐसे ही ये सीट 10 सालों के लिए खाली रहती है। अब ये समझते हैं कि ये कुर्सी खाली होने के बाद हुआ क्या। CBI डायरेक्टर, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी कई कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट या तो डिले हो गई या फिर सरकार के हिसाब से पूरी हो गई। कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष को लार्जेस्ट अपोजिशन लीडर कहकर भी बुलाया जाता था, लेकिन LOP का कानूनी दर्जा न होने की वजह से उनकी जो बात है वो पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाती थी। इसी बीच फार्मर बिल, CAA, GST और कई बड़े बड़े बिल को आसानी से पास कर दिया गया और ये जितने भी डिसीजन थे ये बिना LOP के ही लिए गए थे, जिस पर विपक्ष बार बार कह रहा था कि सरकार लोकतंत्र की इस प्रक्रिया का फायदा उठा रही है। इतने लंबे समय तक LOP की जो कुर्सी है वो खाली रही, जिसके बाद जो हमारा लोकतंत्र है वो कहीं न कहीं अनस्टेबल होने लगा था। सरकार कोई भी बिल लेके आती थी और उसको पार्लियामेंट में आसानी से पास करवा देती थी। संसद के अंदर विपक्ष के नेता होते तो थे, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना जाता था। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों ही बराबर के पहिए हैं। सरकार फैसला लेती है, लेकिन उन फैसलों पर सवाल उठाना, उन फैसलों पर उनकी कमियां बताना ये विपक्ष का काम है और विपक्ष के सारे नेताओं की आवाज को एक नेता उठाता है, जिसको अपोजिशन लीडर कहा जाता है। हमारे लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे पहला कारण है संतुलन बनाए रखने के लिए। सरकार अकेले फैसला लेती जाए और उस पर कोई सवाल ना उठाया जाए तो ये एक तरफा हो जाएगा। LOP का काम है सरकार के हर एक कदम पर नजर रखना। और दूसरा कारण है जनता की आवाज उठाना। विपक्षी वो माध्यम है जो जनता की आवाज को सीधे पार्लियामेंट के अंदर लेके जाता है और उस आवाज पर सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना ही होता है। तीसरा है इम्पोर्टेंट नियुक्ति में भागीदारी। CBI डायरेक्टर, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे नियुक्तियों में LOP का होना बहुत जरूरी है। इससे ये भरोसा हो जाता है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष उसको अपनी मनमानी करने ही नहीं देगा। चौथा है बेहतर नीतियां बनाना। जब सरकार कोई भी बिल लेके आती है तो उसको अपोजिशन अच्छे से उसका विश्लेषण करता है और उसके बाद उसकी कमियां बताता है और उसमें सुधार करने के लिए राय देता है। इससे होता यह है कि कोई भी नीतियां अगर लागू होनी होती है तो वो ढंग से बनकर ही लागू होती है। पांचवा है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। इतिहास गवाह है कि चाहे 1975 की इमरजेंसी हो या फिर 2014 का कार्यकाल हो, इस दौर पे भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर रहा, क्योंकि इस दौर पे सरकार अपने मनमानी के बिल लेके आती थी और उस बिल का विरोध करने के लिए कोई भी अपोजिशन लीडर था ही नहीं। देखो सीधी बात है, अगर पक्ष है तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो कंट्रोल में रहेगा। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें तो मिल चुकी थी कि वो 10% का जो रूल है उसको फॉलो कर पाए और राहुल गांधी को LOP का दर्जा भी दे दिया गया। ये सिर्फ एक पद नहीं था बल्कि जनता का एक भरोसा भी था। आज के टाइम पर संसद के अंदर कई नीतियों पे बहस होती है। महत्वपूर्ण नियुक्ति में विपक्ष का फिर से शामिल होना शुरू हो चुका है। सरकार को किसी भी निर्णय पर विपक्ष का सामना करना ही पड़ता है। क्या विपक्ष जनता की आवाज को वाकई में मजबूत करेगी? क्या संसद में अब नीतियां और बहस मजबूती से होगी या फिर ये सिर्फ पद एक औपचारिक रूप पे ही रह जाएगा? इतिहास हमें ये तो सिखा चुका है कि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र भी कमजोर होगा। 2024 से लेकर आने वाले 5 सालों तक का जो सफर होने वाला है ये इस बात पे टिका रहेगा कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेवारी को किस तरीके से निभाते हैं। अब देखो, डेमोक्रेसी जो होती है वो हमेशा 2 पहियों की तरह होती है। एक होती है गवर्नमेंट और दूसरी होती है अपोजिशन। अगर एक पहिया निकाल दिया जाए यानी कि अपोजिशन को निकाल दिया जाए तो सरकार या तो रुक जाएगी या तो फिर अपनी मनमानी से चलने लगेगी। लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ एक पद नहीं है बल्कि गारंटी है देश को सही तरीके से चलाने की। अब मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला तो कि अपोजिशन कितना पावरफुल होना चाहिए और दूसरा है क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेवारी को ढंग से निभा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अपोजिशन की जो पावर है वो समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।